स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर सामान्य विज्ञान का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि आपको इस समय आपका टॉपिक वाइज क्लासेस दी जाती है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। आज तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है स्टेथोस्कोप। तो ये बताइए कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग क्या होता है, किसके लिए किया जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। क्या होता है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। इसका मतलब आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। जो आपका स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, इससे क्या करते हैं, इसे क्या किया जाता है, चलिए इससे होता है रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप मापा जाता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। जो कैरेटोमीटर होता है, इससे क्या करते हैं, तो इसे सोने की शुद्धता मापते हैं। यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा। और जो आपका लक्स मीटर है, तो लक्स मीटर से क्या मापते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है यहाँ पर, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुल मिला के जो आपका बनेगा यहाँ पर 3 4 2 1 इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन बन गया है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची से यहाँ पर सुमेलित करना है और बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। ये बताइए अमीटर से क्या मापते हैं, अमीटर से मापते क्या है, विद्युत धारा मापते हैं, है ना। क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो गया। आप बताइएगा कि हाइग्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर से क्या होता है, आर्द्रता, क्या होता है, आर्द्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। स्प्रिंग तुला जो आपका ये क्या होता है, स्प्रिंग तुला से यहाँ पर भार मापते हैं, यहाँ पर भार हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा, है ना। बैरोमीटर की बात किया जाए तो बैरोमीटर से क्या किया जाता है, बैरोमीटर से होता है दाब मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 3 4 2 1 इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा ये पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। सब क्वेश्चन बिल्कुल लल्लन टॉप वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 3 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, उच्च ताप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात अत्यधिक तापमापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रडार उपयोग में आता है। ये बताइएगा कि रडार का जो उपयोग होता है किस लिए करते हैं, रडार का प्रयोग क्यों होता है। चलिए 4 नंबर जवाब देना है, रडार का उपयोग क्यों आता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया सी नंबर है कि रडार का उपयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि इनमें से कौन सा भूकंप मापी यंत्र है। 5 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए 5 नंबर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखो सिस्मोग्राफ जो आपका है ना, कौन, जो आपका सिस्मोग्राफ है, ये भूकंप मापी होता है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, सोनार विधि मापा जाता है, सोनार विधि से, अर्थात जैसे पनडुब्बी है ना, या हिमखंडों को पता लगाने के लिए यहाँ पर सोनार विधि यहाँ पर होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग सिस्टम, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका इसमें क्या होता है, पराश्रव तरंगे होती हैं। याद रखिएगा कि सोनार प्रक्रिया में कौन सी तरंगे प्रयोग में आती हैं, तो आपकी पराश्रव तरंगे आपकी होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची से यहाँ पर सुमेलित करना है, और आपसे दिया गया इकाई और दिया गया प्राचल। तो ये बताइएगा कि वाट जो होता है, वाट ये शक्तिमान शक्ति, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं वाट जो आपका दिया है, इसका हो जाएगा आपका शक्ति हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बताइएगा जो नॉट होता है, नॉट ये होता है समुद्री जहाज की गति, है ना। क्या होता है, नॉट जो होता है समुद्री जहाज की गति होती है। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। नॉटिकल मील की अगर बात करें, नॉटिकल मील की अगर बात करें तो क्या करेंगे, ये समुद्री दूरी होती है, समुद्री दूरी होती है, और प्रकाश वर्ष होता है अंतरिक्ष में दूरी होती है। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, अर्थात आपका जो आंसर बनेगा 4 3 2 1 इसका आंसर राइट हो जाएगा। 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक पूछा गया है, और शक्ति का मात्रक होता है वाट, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर शक्ति का मात्रक वाट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो उच्च वेग होता है, उच्च वेग इससे उससे क्या मापा जाता है, उच्च वेग से, तो उच्च वेग से होता है मैक संख्या, है ना। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य से क्या करते हैं, तो आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य मापने के लिए एंगस्ट्रॉम होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। दाब, यहाँ पर देखिए दाब क्या होता है,
चलिए दाब की अगर बात किया जाए तो पास्कल हो जाएगा, है ना। और जल प्रवाह जो होता है वो आपका होता है क्यूसेक होता है। यहाँ पर देखो 3 हो गया, यहाँ पर आपका 4 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एक पारसेक अर्थात तारों के मध्य दूरियां मापने का जो मात्रक है कितने के बराबर होता है, अर्थात एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा, कितने प्रकाश वर्ष के होता है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है 3.25 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। क्या 3.25 प्रकाश वर्ष, यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 746 वाट, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए एसआई है, मतलब बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है या किलोग्राम मीटर सेकंड भी कह सकते हैं। क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1 माइक्रोन बराबर हो, दोस्तों बताना है 1 माइक्रोमीटर बराबर, अच्छा 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 1 में से अगर आप लोग यहाँ पर 1000 का भाग दे दें, 1000 का भाग दे दें तब ये बनेगा। तो ऑप्शन देखिए सी नंबर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, हाँ अगर यहाँ पर 1 माइक्रोन बराबर अगर मीटर के हिसाब से दे दिया जाए, ये तो मिलीमीटर आपका है ना। अगर ये मीटर में हो जाए तब क्या होता है 10 के घाते -6 मीटर हो जाता है। क्या 10 के घाते -6, क्योंकि जब माइनस ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अभी तो दिया गया मिलीमीटर, और ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 और हो जाएगा, तो -6 हो जाता है कि 1 माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की इकाई होती है, जो कि यहाँ पर आंसर बनेगा क्या 1 × 10 के घाते -9, है ना। यहाँ पर 1 × 10 घाते -9 मीटर के होता है, तथा सेंटीमीटर में अगर पूछा गया है, क्योंकि भाई आपने हमेशा मीटर पढ़ा है, 1 × 10 के घाते -9 आपने पढ़ा है, मीटर पढ़ा है, ठीक है ना। क्या पढ़ा है आपने, मीटर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सेंटीमीटर दिया है। और यही पर एग्जाम में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम डी नंबर लगाएं या दूसरा कुल लगा दें। तो अब बताइए क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पर देखो मीटर आपका होता है 1 × 10 के घाते -9 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 10 के घाते -7 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 10 के घाते -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपसे मीटर पूछा होता तो आप बोलते हैं कि 1 × 10 के घाते -9 बोलते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम भी वही बता रहे हैं, बी ही बता रहे हैं, डी नहीं बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा होता तो ऐसे हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। यहाँ पर बताइए आपका जो आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये बताइएगा कि मान लीजिए कोई चट्टान में अगर आप प्रहार कर रहे हैं, है ना, आप चोटिल हो जाते हैं, तो इसका ये कौन सा रूल होता है, कौन सा नियम होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, प्रतिक्रिया होती है ना। आप किसी चीज पर मारते हैं तो उसका भी क्या होता है, उधर से प्रतिक्रिया होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सदैव प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में ही प्रतिक्रिया होती है ना। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एक समान गति के साथ एक जो वस्तु होती है, एक समान गति के साथ जो एक वस्तु होगी ये क्या होगा, त्वरित हो सकती है। क्या याद रखिए, एक समान गति के साथ जो वस्तु है वो त्वरित हो सकती है। यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है। यहाँ पर बताइए कौन आभासी बल होता है, आभासी बल इनमें से कौन सा है। तो कह रहा है अभिकेंद्री बल दिया है, और अभिकेंद्री प्रतिक्रिया बल दिया है, आप केंद्रीय बल दिया गया है, और आपका मजबूत परमाणु, तो मजबूत तो कोई है नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो अपकेंद्रीय बल, इसमें क्या होता है, नीचे से प्रेशर ऊपर को लगता है। क्या नीचे से प्रेशर ऊपर को लगता है, तो हम बोलते हैं कि इसमें आभासी बल लग रहा है। जैसे कि आपने बोला, आपने पढ़ा होगा कि आपने प्लावन का सिद्धांत पढ़ा होगा कि कोई बाल्टी अगर आप नीचे डुबोते हैं तो उसके नीचे से भी ऊपर की ओर आभासी बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा न्यूटन का गति का पहला नियम जो है वो किससे संबंधित है, यहां पर आंसर देना है। चलिए यहां पर देखिए 4 नंबर में जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर है। याद रखिए जड़त्व, तो क्या हो जाएगा, जड़त्व होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि न्यूटन का गति का पहला नियम वो होता है जड़त्व से संबंधित। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकाना चाहिए। ये बताइए, कोई अगर साइकिल चला रहा है ना, तो ये बताइएगा कि अगर वृत्तीय गति में चला रहा है तो उसको किस ओर झुकाना चाहिए। चलिए 5 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे की ओर कह रहे झुका दीजिए, मतलब आप तो बिल्कुल से हीरो बनने वाले हैं क्या भाई। यहाँ कह रहे हैं आगे की ओर झुका दीजिए, आगे की ओर झुका दोगे तो आगे दौड़ के आप आगे बहुत नहीं पहुंच जाओगे, तब तो आप हीरो बन जाओगे भी पूरी तरीके से। याद रखिए साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस हिसाब से, तो आपके केंद्र की ओर घुमाएंगे, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, केंद्र की ओर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु का उदाहरण बताना है। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु का उदाहरण पूछा गया है, तो यहाँ पर जो 6 का ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा क्या कि एक समान गति और चर वेग। क्या एक समान गति और चर वेग, ये होता है वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु का उदाहरण। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परावर्तित होती रहती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए उतना ही पढ़ना है जितना आपकी जरूरी है ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है मात्र उतना ही पढ़ना है। तो देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है 7 नंबर में, तो जवाब हो जाएगा आपका रेखीय संवेग संरक्षण, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण पर ये कार्य करता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होता है। मतलब एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर में क्या हो जाएगा कि नाव के भार के बराबर। दोस्तों याद रखिएगा कि एक नाव नहीं डूबेगी अगर उसके द्वारा जो जल है अगर उसे हटाया जा रहा है, नाव के भार के बराबर हटाया जा रहा है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सभी मूल आधारित बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है। इनमें से बताइए सबसे कमजोर बल हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल, कौन सा बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया सभी मूल आधारित बलों में सबसे कमजोर बल होता है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन बने आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। सबसे कमजोर परंतु अनंत परास का होता है, ये सबसे कमजोर होता है लेकिन अनंत परास तक आपका होता है। वहीं पर देखा जाए जो आपका दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं, है ना, तो दूसरा सबसे कमजोर होता है परंतु परास वाला होता है। यहाँ पर आंसर बताना है आपको, ये नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार पथ पर, क्या कह रहा है, कह रहा आपसे वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग इनमें से क्या हो जाएगा। फिर से पढ़िए, कह रहा आपसे कि एक वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु एक चरण पूरा करने पर 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत क्या हो जाएगा। तो भाई औसत कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, जहां से स्टार्ट हुआ तो वहीं से अंत हो गया। जब अंत हो गया तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन 0 हुआ है, वृत्तीय गति में विस्थापन 0 हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है। प्रक्षेप का पथ जो होता है ये क्या होता है, प्रक्षेप वक्र कहलाता है। क्या बोलता है, प्रक्षेप वक्र कहलाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। बताइएगा रेल की जो गति है किस प्रकार की गति का उदाहरण है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर घूर्णन तो होगा नहीं भाई, घूर्णन तो हो नहीं सकता है, घूर्णन करने लगे चक्कर में तो होगा ही नहीं, प्रक्षेप तो होगा भी नहीं भाई। आप लोग अगर 12 का सी दे रहे हैं तो क्या ट्रेन ऐसे उड़ती है क्या भाई, ऐसे ट्रेन होती है क्या, मोटू पतलू वाली ट्रेन थोड़ो है कि नहीं। ये मोटू पतलू वाली यहाँ पर ट्रेन ऐसे ऊपर उड़ेगी और इसके बाद पटरी में फिर से आ जाएगी, फिर रख जाएगी, फिर चलने लगी, है ना भाई। ये मोटू पतलू वाली नहीं ट्रेन है। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरित गति होती है। क्या होती है कि रेल की गति जो होती है वो रूपांतरित गति का उदाहरण होता है, ट्रांसलेटरी बोलते देते हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा और समान समय में और समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। समझ में आएगा ना। ये आपके रेखीय होते हैं और वक्री भी होते हैं, लेकिन इसमें समान समय में सब कुछ होते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है तो उसे क्या कहते हैं। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है तो दोस्तों याद रखिए इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका जो वेग है परिवर्तित होता रहता है। क्यों, क्योंकि एक समान दे दिया है, एक समान दे दिया है, तो ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया तोप से एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति जो होगी वो कैसी होगी। यहाँ पर बताइएगा कि तोप से अगर गोला दागा जाए तो ये बताइएगा जो गोले की गति होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सीधा रेखी गति में जाएगी, प्रक्षेप गति में जाएगा, उच्च परवलयाकार गति में जाएगा या क्षैतिज गति में जाएगा। चलिए 14 का ऑप्शन देखो आपका आ रहा है डी नंबर, क्षैतिज दिशा में। अच्छा भाई, और थोड़ा सा प्रयास करिए। बी नंबर यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जैसे ही मान लीजिए ये कोई तोप है ना, यहाँ पर तोप जो होता है उसका मुंह ऐसे होता है और जब ये जाता है तो कुछ ऐसे जाता है भाई, है ना, अपने टारगेट को। तो ये बोलते हैं ना प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है ना, आपने इंटर में पढ़ा होगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, प्रक्षेप गति होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वेरी गुड, प्रोजेक्टन मोशन बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दोस्तों, क्रिया और प्रतिक्रिया ये क्या होते हैं, तो समान परिमाण वाले होते हैं। अभी आपको बताया भी था, यहाँ पर समान परिमाण वाले होते हैं। अगर आप दीवार में अपना हाथ मारोगे तो उधर से भी बराबर आपको यहाँ पर प्रेशर मिलेगा और आपके हाथ में मजा आ जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पर आंसर जब कभी नंबर समान परिमाण वाले होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों बिल्कुल हम आपको वही पढ़ा रहे हैं, अगर आप इतना भी नहीं पढ़ सकते हैं ना तो फिर व्यर्थ है आपका पढ़ाई लिखाई करना। दोस्तों याद रखिए, हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस में है और बिल्कुल लिमिट में है और इससे कम आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इतना भी नहीं पढ़ सकते हैं तो दोस्तों पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, व्यर्थ है आपका पढ़ाई, ठीक है ना। पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल बेकार है, इससे अगर कम आप पढ़ना चाहते हो तो बेकार हो आप, ठीक है। तो चलिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पूछा गया 17 नंबर में, तो आप कहेंगे आप केंद्रल होता है, आप केंद्रल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा। इसे अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन होता है, जैसे दूध से मक्खन निकालना होता है, ये इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 नंबर में, और 18 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आप कहेंगे कि लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। गर्मियों में भाई लोहा क्या होता है, लोहा फैलता है ना, तो कहीं ना कहीं सुई भी क्या होती है, बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्ती होगी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वी पर पलायन वेग जो आपका है कितना है। पृथ्वी पर पलायन वेग जो आपका है दोस्तों कितना है, यहाँ पर जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, कहना ना पड़े तो अच्छा लगता है, तभी कि हाँ आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वीडियो को यहाँ पर लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, कहने की आवश्यकता ही ना पड़े, आप लोग आते ही वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, क्योंकि जो क्लास आपके है ना वो क्लास आपकी लल्लन टॉप वाली क्लास है ना, पूरी तरीके से मजा आ जाता है इस क्लास को लेने से। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया पृथ्वी पर पलायन वेग, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर 11.2 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब अगर इससे कम वेग से अगर आप कोई चीज भेजते हो ऊपर, समझ रहे हो ना, कि कोई चीज अगर पृथ्वी से भेजना होता है बाहर, है ना, तो भैया अगर इससे कम रफ्तार में अगर कोई वस्तु भेजोगे ना तो ये सीधा बीच में लटक जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगी और वहीं पर रह जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गए अगले पॉइंट में, यहाँ पर दिया गया है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, बताना है 1 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऐसा होता है पानी जमने पर फैलता है ना, पानी जमने पर फैलता है, तो इसको आप समझेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। मतलब जो आयतन होता है पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ जाता है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आ गया है कि 100 डिग्री तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्यों। मतलब ये कह रहा है शॉर्टकट में अगर बात किया जाए कि जो वाष्प होती है ना, जो भाप होती है वो ज्यादा गर्म लगती है लेकिन पानी आपको कम गर्म लगेगा, समझ में आया ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है जल से अधिक होती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपसे कह रहा था कि पानी अगर गर्म पानी में आप अगर अपना हाथ डालोगे उतना जलन नहीं होगा जितना भाप में आपका जलन हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो जल से अधिक हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक बनता है। ये बताइए, पसीना जो है मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है, तो ये आपका होता है शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में सहायक होता है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर कि शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में पसीना मानव बॉडी में सहायक होता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे। चलिए बताइएगा कि कौन सी अवस्था हो जिसमें से कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो चलिए फिर आज जवाब दीजिए, इसका आंसर आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं कि किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। चलिए 4 का ऑप्शन देखा जाए तो कह रहा है 100% आर्द्रता वाले में। भाई आर्द्रता की अगर बात करोगे तो भाई आर्द्रता में कैसे हो जाएगा,
100% आर्द्रता होगी, इसका मतलब बारिश हो रही है भयंकर, और बारिश हो रही है तो भाई कैसे आपके सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे। अगला 100% आर्द्रता, ये भी नहीं सूखेगा, ठीक है ना। 20% आर्द्रता और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो इसका मतलब है कि यहां पर आप लोग सर्दियों की बात आ रही है, लगभग सर्दी की बात हो रही है, सर्दी का महीना है। लेकिन अगर बात करें 20% आर्द्रता है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर है, तब कहेंगे सबसे जल्दी सूखेगा। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहां पर इस टेंपरेचर को तो देखकर देखिए 60 डिग्री टेंपरेचर है, कहीं ना कहीं सूखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है कि सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्यों? बताइए। कह रहा आपसे कि सर्दियों में प्रातःकाल लोहे और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? आप साइकिल चला के जा रहे हैं, है ना, और कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं सुबह सुबह, और कोयरा पड़ रहा है, तो भी आप क्या करते हो, थैले में हाथ डाल लेते हो, और इसके बाद बिना हाथ छुए ही साइकिल आपकी चली जा रही होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी लगती है ना। तो देखिए 5 का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी, कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हम भी कोचिंग पढ़ते थे ना, तो घर से अगर हाथ डाल लिया अपने पैंट में, है ना, सर्दियों के महीने में, तो हैंडल को वहीं पकड़ते थे, अपनी कोचिंग में 10 किलोमीटर ऐसे चले जाते थे बिना हैंडल को पकड़े हुए, ठीक है ना। ये सर्दियों में होता था, क्योंकि सर्दियों में भीड़ भी नहीं होती थी और सुबह सुबह कोचिंग जाना होता था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो बिस्कुट कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? बताइएगा कि जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं। देखो लिखा क्या है, यहां पर लिखा है नरम बिस्किट, दिया गया नरम बिस्किट, ठीक है ना। तो भैया यहां पर देखो क्या होता है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यहां पर जो आंसर आपका है बी हो जाएगा कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी क्या होती है, अवशोषित हो जाती है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? मॉडल पेपर में आपने पढ़ा होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर देखिए, याद रखिएगा कि स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में होता है ना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में तो आपका जवाब हो जाएगा बी, याद रखिए एथिलीन ग्लाइकोल होता है, क्या? एथिलीन ग्लाइकोल हो जाता है हिमरोधी, अर्थात एंटीफॉस्टिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? चलिए कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है? 8 की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा ये नंबर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सी नंबर मत लगाइएगा, यहां पर डिग्री सेल्सियस जिस दिन बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो बिल्कुल आपकी बॉडी पिघल के निकलेगी, पूरी आपके अंदर की जो मटेरियल है ना वो धीरे धीरे पिघल के बाहर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा अगर आप इतना डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएंगे तब, ठीक है ना। यहाँ पर फ़ारेनहाइट होता है 98.6, यहाँ पर 6 जो होता है वो फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात किया जाए तो यहाँ पर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर यही केल्विन में हो जाता है तो आप बोलते 309.9 केल्विन हो जाता, ठीक है ना। तो ऑप्शन लगाना है ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्यों? जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना बहुत ज्यादा होता है, समझो दोस्तों आपके ऊपर जो प्रेशर है ना, ये वायुमंडल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लगभग शायद 108 किलोग्राम होता है आपकी बॉडी में रखा होता है आपके सर के ऊपर, 108 लगभग, है ना, लेकिन आपको महसूस नहीं होता, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर 9 की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव में डाला जाता है, या कह सकते हैं रहता है। मतलब आपके बॉडी में जो रक्त होता है ये वायुमंडल के प्रेशर से अधिक होता है, इस वजह से आपको इसका प्रेशर महसूस नहीं होता है। अगर ऐसा ना होता दोस्तों तो समझो कि आपको किताबों का प्रेशर, घर का प्रेशर और वायुमंडल का प्रेशर अगर पड़ जाता तो आप ज्वालामुखी की तरह विस्फोट हो जाते। लेकिन अच्छा है कि आपके बॉडी का प्रेशर, यहाँ पर रक्त का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हर एक प्रेशर को ये सहन कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बर्तन होता है? यहाँ पर जवाब देना है, तो चलिए जवाब दीजिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा भाई, मजा तभी आएगा जब आपको भी मजा आए और हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में, कि नहीं आप लोगों को भी क्लास अच्छी लग रही है। दोस्तों जितने लोग भी जड़े सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चलिए लाइक से सभी लोग करते रहिए। कह रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है दोस्तों। ठीक है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक क्या होता है, घट जाता है। हिमांक घट जाता है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो बर्फ की फैक्ट्रियां होती हैं उनमें नमक का यूज होता है। नमक का यूज होता है, जो भी यहाँ पर बर्फ की फैक्ट्री में गए होंगे वो लोग जानते हैं कि नमक का प्रयोग होता है, उससे क्या होता है, जमाव बना रहता है ना, गलता नहीं है जल्दी से। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होते हैं, क्यों। गर्मियों में सफेद कपड़े अधिक आराम देते हैं, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, यहां पर बताइएगा। चलिए जवाब दीजिए क्या हो जाएगा कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आराम देते हैं, ऐसा क्यों होता है। 11 नंबर में दोस्तों ऑप्शन देखिए ए नंबर कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, आने ही नहीं देते हैं, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया है कि मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्यों। आपने देखा होगा कि मेघ रहित अर्थात जब मौसम बिल्कुल खुला होता है तो भैया आपको थोड़ा सा रजाई कंबल ओढ़ना पड़ता है ऐसे सीजन में, है ना। लेकिन अगर थोड़ा बादल आ जाए तो आपको थोड़ा गर्मी महसूस होती है। ऐसा सर्दियों में आपने एहसास किया होगा कि जिस दिन बादल स्वच्छ होता है उस दिन आपको क्या होता है, सर्दी ज्यादा लगेगी। लेकिन जिस दिन थोड़ा बहुत बादल होते हैं तो आप कहेंगे आज हमने रात भर रजाई फेंकते रहे, पंखा चला के सोए। तो दोस्तों यहाँ पर जो 12 का ऑप्शन है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते रहते हैं। ठीक है ना, कि जो खुला वाले होते हैं तो पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा जो आपकी परावर्तित होती है वो परावर्तित होती रहती है। देखो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते रहते हैं कौन, जो आपके स्वच्छ बादल होते हैं। अगर स्वच्छ बादल नहीं होते हैं तो उसी के अंदर बने रहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे परम शून्यताप क्या होता है। परम शून्यताप क्या होता है, यहां पर जवाब देना है, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 13 नंबर जवाब दीजिएगा, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया परम शून्यताप, हमने एक मॉडल पेपर में बताया था कि परम शून्यताप होता है, कितना होता है बताइए जल्दी से। परम शून्यताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है, ये सबसे न्यूनतम संभव तापमान होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्यताप कहते हैं। कल अंकित भाटी सर के मॉडल पेपर में मिला था दोस्तों, ये अंकित भाटी सर के मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था सेम टू सेम, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य तापमान कहते हैं, या जीरो केल्विन, क्या जीरो केल्विन कह सकते हैं, है ना, या तो इसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आ गया अगला क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 14 में है। पहला पॉइंट है कि एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। क्या ऐसा होता है क्या भाई, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों ही तापक्रम नियंत्रित करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। दूसरा देखिएगा कि एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, है ना। यहां पर दोनों ही क्या करते हैं, आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, बी वाला यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये वाला कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए अच्छा कह रहा है एयर कंडीशन और एयर दोनों तापक्रम, अच्छा टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है। एयर कंडीशन और कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, बी वाला आपका गलत है। बी वाला जो आपका गलत है, मतलब समझिएगा कि एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। परंतु जहां एयर कंडीशन होता है वहां आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, वहीं जो एयर कूलर होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है ना। जो एयर कूलर होता है ये आपके आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है, लेकिन एयर कंडीशनर करता है, ये आपका हो जाएगा। इस कारण सी आपका गलत दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आ गया है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों। चलिए बताइएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो पानी होता है, क्या पानी अधिक तापमान पर या ताप पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। ये भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन साइंस में ऐसा लगता है कि साइंस की पूरी क्वेश्चन मॉडल पेपर में उठा के रखे गए थे दोस्तों। यहाँ पर पानी जो होता है अधिक तापमान पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की गति मात्रा अधिक हो जाती है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला आ गया है, यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपका आ गया है यहाँ पर तरंग से है, वेव से है, कि यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों ये सूत्र होता है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका भाई, दाब का, ठीक है। दाब का ध्वनि के वेग पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व जो पिच होता है वो किस पर निर्भर करती है, तो उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। दोस्तों याद रखिए, ध्वनि का जो तारत्व होता है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे कि काफी लोगों की आवाज बहुत होती है, मोटी आवाज होती है ना, मोटी आवाज होती है, लेकिन किसी की आवाज होती है वो पतली आवाज होती है, म्याऊं म्याऊं वाली होती है ना। तो कहीं ना कहीं होता है वो आपका क्या होता है, पिच पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परावर्तित होती है। चलिए समझिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परावर्तित होती है, तो दृश्य प्रकाश के रूप में होती है। क्या? दृश्य प्रकाश के रूप में ये अधिकांश रूप से परावर्तित होती है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है ध्वनि प्रदूषण की, तो आप कहेंगे डेसीबल होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हो जाएगा यहाँ पर डेसीबल, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो कुछ आपके सामने कुछ ऐसी डेसिबल दी गए हैं, है ना, जो कि यहाँ पर दिया गया है सामान्य श्वसन, मतलब जब आप लोग नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं, नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं तब ये 10 डेसिबल होता है ना। और किसी को सांस आने लगती है, मतलब जब योगा करते हैं आप लोग, ठीक है ना, जब योगा करते हैं तब आपकी क्या होती है, थोड़ा सा डेसिबल बढ़ जाती है, तब आप कहेंगे फुसफुसाहट हो रही है, अर्थात ये 30 डेसिबल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब सामान्य श्वसन होता है तो ये होता है 10 डेसिबल, फुसफुसाहट होता है तो आपका 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत करते हैं, ठीक है ना, तो 50 से 60 आपका हो जाएगा, 65 भी हो सकता है ना। लेकिन चिल्लाकर बात किया जाए, हल्ला मार की बात किया जाए तो भाई यही थोड़ा 65 के ऊपर चला जाएगा। अगर ट्रैफिक का शोर की बात किया जाए, जहां पर हॉर्न बजते रहते हैं पोए पोए, तो यहाँ पर होगा 80 डेसिबल हो जाएगा। और अगर यही 85 के ऊपर पहुंच जाए तो आपके कान को दिक्कत होगा। अगर 85 के ऊपर पहुंच जाए तो यही कान की क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। धीरे धीरे आप यही स्थिति में रहेंगे तो एक दिन बहरे भी हो जाएंगे। अगला दिया गया ट्रेन की आवाज, तो ट्रेन की आवाज होती है 100 डेसिबल होती है। ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें खूब अच्छी तरीके से म्यूजिक बजते हैं, वो 110 सेंटीमीटर होता है, बहुत दूरी तक आवाज जाती है। अगला दिया है रॉक कंस्टर्ड, आपका 110 है। जेट वायुयान, दोस्तों जेट वायुयान जो उड़ान भरते समय 130 डेसिबल, पटाखों का शोर होता है 145, और रॉकेट लॉन्च जो होता है सबसे ज्यादा होता है 180 होता है रॉकेट के समय, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर बताएगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कैसे करेंगे। यहाँ पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेंगे तो आप कहेंगे माइक्रोफोन द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोफोन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं, है ना। देखो यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में दिया गया है ना, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाते हैं। तो दोस्तों लाउड स्पीकर बोलने के लिए सबसे पहले आपको करंट की जरूरत होगी। क्यों भाई? लाउड स्पीकर के लिए सबसे पहले करंट की आवाज जरूरत होती है। आपको 420 वोल्ट का करंट उसको देना पड़ेगा, तभी उसमें क्या आएगा, करंट आएगा, तभी आप जो बोलोगे तब वो इकोसिस्टम में बोल पाएगी। इसका मतलब है कि पहले करंट फिर ध्वनि, लेकिन जो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत होता है वो माइक्रोफोन होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे दिया गया है एक्सरे की खोज किसने किया था। एक्सरे की जो खोज क्वेश्चन नंबर 8 में, तो 8 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका रोंटगन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। क्यों भाई? कहा जाता है आप लोगों से कि हम पीला हेलमेट क्यों लगाए हैं। आपने देखा होगा पीके मूवी, और पीके मूवी में वो पीला हेलमेट पहने रहता है ना, और उससे वो पूछते हैं कौन, विराट कोहली की बीवी, कि ये पीला हेलमेट क्यों लगाए हैं, तो वो बोले कि पीला हेलमेट दूर से दिखाई देता है, एक हमारे लगाए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उल्टा दिया गया है, क्या कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग को अधिक संवेदनशील होती हैं। क्यों? तो यहाँ पर 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, सी हो जाएगा, कि लाल रक्त का जो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। याद रखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है बोलोमीटर, क्या है, बोलोमीटर। बोलोमीटर होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। चलिए पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति पूछा गया है, तो 11 ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर देना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक करिएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर में ऑप्शन है आपका जवाब। चलिए 11 का ऑप्शन बी दे रहे हैं कुछ लोग, कह रहे पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे पूछा गया, पराश्रव्य तरंगे गया है, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर। अच्छा भैया,
तो पराश्रव तरंगे मतलब पराश्रव तरंगे ध्वनि तरंगों के एक समूह है। मनुष्य की सुनने की क्षमता के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों करते हैं। तो देखिए भाई, अब श्रव्य तरंग होते हैं 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, है ना। श्रव्य तरंगे होते हैं 20 से लेके 20 के हर्ट्ज तक होती हैं। पराश्रव होते हैं 20 के हर्ट्ज से अधिक होती हैं, है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बताइए भाई। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर के भी दिया गया है, के दिया गया है, यहाँ पर इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000 दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया 20 किलो हर्ज। तो यहाँ पर 20 किलो हर्ज आपका है ना, और यहाँ पर इतना हर्ज यहाँ पर हो जाएगा। देखो ये आपका के लगा दिया गया है, और के लगा दिया है, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ए नंबर। अगर यहाँ पर 20 हर्ज हो जाता, क्या 20 हर्ज हो जाता, और यहाँ पर आपका 20,000 हर्ज हो जाता, तो आप लोग कहते सही है। लेकिन यहाँ पर के लगा दिया है, और के लगा दिया है, इसका मतलब 1,000 का गुणा ऑलरेडी हो गया है। 1,000 का गुणा भाई बोलते हैं ना कि हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए, और 1K मतलब होता है 1,000। क्या होता है, 1,000 होता है। तो आप ही बताइएगा कि 20 के साथ अगर 1,000 गुणा कर देंगे तो आपका बन जाएगा 20,000 हर्ज हो जाएगा। तो यही तो होगा ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए वाला को बनेगा, ए वाला होगा, बी नहीं होगा दोस्तों, याद रखिए। क्योंकि यहाँ पर के का प्रयोग किया गया है, के का प्रयोग किया गया है, छोटी सी बारीकी है, छोटी सी बारीकी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपको दिया है, देखो यहाँ पर दिया गया है श्रव्य तरंगे क्या होती हैं। देखो अब श्रव्य तरंगे होते हैं 20 हर्ज से कम आवृत्ति वाली होती हैं। मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम होता है। श्रव्य तरंगे होते हैं 20 हर्ज से लेके 20 के हर्ज तक होती हैं, है ना। पराश्रव तरंगे होते हैं 20 के हर्ज से अधिक होती हैं। यहाँ पर के का प्रयोग आपका होना जरूरी था दोस्तों, याद रखिएगा। और पराश्रव तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में यहाँ पर किया जाता है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आ गया है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या होता है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ तो आप सीख कर जाएंगे ही, हमें मालूम है। कितना भी कम सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको सिखाकर ही भेजेंगे। यहाँ पर देखिए 12 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 12 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, आयन मंडल होता है। ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है। तो जवाब हो जाएगा लोहे की छड़ पर। क्या लोहे की छड़ पर ध्वनि होती है, तेज होती है। क्यों, क्योंकि ठोस में ध्वनि होती है वो आपकी 343 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, है ना। जो नॉर्मल होती है, वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में यहीं पर 1484 होती है ना। कठोर पदार्थ में 12,000 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इसको ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो तरंगे होती हैं कैसी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता है एक धागे पर अनप्रस्थ तरंगे होती हैं। एक धागे पर अनप्रस्थ तरंगे मतलब इसमें जो तालाब पर होती हैं वो आपकी अनप्रस्थ तरंगे होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है MRI मशीन में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों MRI मशीन आपने देखा होगा, है ना, ये डॉक्टर लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाता है एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा डी, प्रतिध्वनि निर्धारण। क्या प्रतिध्वनि निर्धारण, जो कि मतलब यह हुआ कि प्रतिध्वनि को सुनते हैं, प्रतिध्वनि द्वारा निर्गित निर्देशन के अनुसार होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी, प्रतिध्वनि निर्धारण, मतलब प्रतिध्वनि की वजह से निर्धारित कर पाते हैं। अगला है ध्वनि तरंगे। और ध्वनि तरंगे क्या होती हैं दोस्तों, यहाँ पर होता है ठोस गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है ना। यहाँ पर जो आंसर है ध्वनि तरंगे ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं दोस्तों, याद रखिए। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव, गैस ये सब में चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। 18 नंबर में दोस्तों 18 का ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा आपका गामा किरणें। क्या हो जाएगा, गामा किरणें। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो आप कहेंगे गामा किरणें। इसका आंसर यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 19 नंबर में, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। सीटी स्कैन में क्या प्रयोग करते हैं, सीटी स्कैन में तो आप कहेंगे एक्सरे। क्या होता है, एक्सरे होता है। उसमें बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर दिया गया है, जीवन की मूलभूत इकाई इनमें से क्या है दोस्तों। चलिए जवाब देना है कि जीवन की मूलभूत इकाई इनमें से क्या है। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका जवाब, यहाँ पर देखो सी नंबर है। काफी लोग जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है कि जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका दोस्तों। क्या होती है, कोशिका होती है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज जो किया गया वो किसने किया था, तो कहेंगे रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था दोस्तों, ठीक है ना। और इसके
बाद आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक इनमें से कौन थे। बताइएगा कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक इनमें से कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस सिद्धांत को जो दिया था दोस्तों याद रखिएगा एमजे स्लाइडेन और आपका थियोडोर स्वान ने दिया था। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको बताना है, सी नंबर बताना है, सी नंबर बताना है। याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक पूछा गया है, यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन आपको बताना है, आपको सी नंबर बताना है। ठीक है, और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि केंद्रक की खोज जो किया किसने किया, केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, यहाँ पर 2 हो जाएगा। जीव द्रव्य की खोज किसने किया, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, थर्ड हो जाएगा इसका। ठीक है ना, अर्थात डुजार्डी ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण जो किया वो किसने किया था, तो आपके पुरखिंजे ने किया था, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और राइबोसोम की जो खोज किया था वो किसने किया था, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, GI पायलेट, जो कि ऑप्शन यहाँ पर मतलब इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको आंसर की मिलाना है और आपको सब कुछ आता है तो बस आप लोग यहाँ पर आंसर देख लीजिए, आपका जवाब हो जाएगा 2 3 1 4 इसका आंसर बनेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर आंसर भी आपका आ गया है 2 3 1 4, जो कि ऑप्शन नंबर है राइट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है। चलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद है इनमें से कौन सा बनेगा। चलिए कोशिका सिद्धांत में दोस्तों यहाँ पर अपवाद होता है विषाणु, मतलब विषाणु जो आपका है ये प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते हैं, अर्थात इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका इनमें से कौन सी है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे छोटी कोशिका इनमें से कौन सी है। यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, तो ऑप्शन आपका बी नंबर शुक्राणु होती है दोस्तों, क्या होती है, शुक्राणु इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका आपकी मनुष्य में क्या होती है, तो यहाँ पर आप कहेंगे अंडाणु होती है, क्या होती है, अंडाणु होती है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है ना, और प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, है ना, और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये चारों पॉइंट एक साथ आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं, या हैं प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं यहाँ पर 6 नंबर में, तो ऑप्शन सी हो जाए आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार बताइएगा। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है दोस्तों। 7 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, पूर्ण विकसित कोशिका का प्रकार में यूकैरियोटिक जो कोशिका है, यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देना है, तो आप कहेंगे हरित लवक, है ना भाई, हरित लवक ये किस में पाएंगे, ये आपके पेड़ पौधों में ही तो मिलेगा, जंतुओं में थोड़ा होगा, कोई आदमी हरे थोड़े होंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बताइएगा कि किस जीव की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका भित्ति आपके मानव में नहीं पाई जाती है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 9 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। क्या कोशिका जो भित्ति होती है ये सेल्यूलोज से बनी होती है, जो कि एक पारगम्य आवरण होता है, एक कोशिका के चारों क्या होती है, स्थित होती है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है, तो क्या शामिल करते हैं, यहाँ पर शामिल किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है और अन्य कोशिकांग यहाँ पर इसमें से शामिल होते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। बताइएगा किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माइट्रोकांडिया, क्या हो जाएगा, माइट्रोकांडिया पर जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बताइएगा किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 देना है। और 12 की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर लाइसोसोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, जिसका ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कण किसे कहा जाता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 13 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा राइबोसोम को, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहते हैं, तो आपके राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बताइएगा कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब सी हो जाएगा आपका लाल रक्त कोशिका, इसका आंसर बनेगा सी नंबर है। लाल रक्त कोशिका का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। चलिए बताइएगा, कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप होता है। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ होता है आपके क्रोमैटिन धागों का होता है। क्या, क्रोमैटिन धागों का एक क्या होता है, केंद्रक होता है, जो कि जाल सदृश के समान होता है, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन से आपके निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है किससे होती है। तो दोस्तों आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कि आपके यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या दोनों से होती है। तो आप कहेंगे जो आपकी होती है या प्रोटीन से और लिपिड से, अर्थात दोनों से ही बनी होती है जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है। ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं। मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं। यहाँ पर ऑप्शन 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, याद रखिए तिल्ली। क्या हो जाएगा, तिल्ली यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर तिल्ली को हम लोग बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तिल्ली या प्लीहा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाणु की खोज किसने किया था। जीवाणु की जो खोज किया वो किसने किया था, यहाँ पर ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है दोस्तों, तो एक बार लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। शेयर नहीं कर सकते हैं तो लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों की इतनी क्लासेस दी जाती हैं तो लाइक तो आप लोगों को बनता है। सभी लोग दोस्तों एक साथ यहाँ पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, जीवाणु की जो खोज किया था किसने किया था, जवाब क्या बन जाएगा। चलिए जीवाणु की खोज जो किया था वो आपके किया था, आपके ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, डी नंबर। चलिए डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ल्यूवेनहॉक, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कि जीवाणु की खोज एंटिनो वन ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसलिए उन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। क्या, इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है। बताइएगा तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है। यहाँ पर 2 को ऑप्शन देना है, और 2 को ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर है, माइकोबैक्टीरियम। क्या बन जाएगा, माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देना है। और 3 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर आपके कवकों से प्राप्त होते हैं। किससे, कवक से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा कवक से हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु इनमें से कौन सा है। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु इनमें से कौन सा है। चलिए 4 को ऑप्शन देना है, और 4 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। यहाँ पर होता है दोस्तों, याद रखिए एनाबीना। क्या होता है कि मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु होता है एनाबीना, इसका आंसर आपका बनेगा, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, एनाबीना इसका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि प्रशीतन किस प्रकार का खाद्य प्रशिक्षण में सहायता करता है। यहाँ पर बताइएगा प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परीक्षण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का देना है, और 5 का ऑप्शन बन जाएगा कि जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या, कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसे कम कर देता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देना है। और दोस्तों यहाँ पर 6 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये होता है लैक्टोबैसिलस, है ना। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जिसमें भी दूध शब्द लगा हो इसका मतलब लैक्टो जरूर मिलेगा, लैक्टो जरूर आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विषाणु की खोज इनमें से किसने की थी। चलिए विषाणु की खोज किसने की थी, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 नंबर में विषाणु की खोज किया था आपके इवानोवास्की ने। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, ए नंबर इसका जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, इवानोवास्की इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोगों को उनके कारक विषाणुओं से सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देना है, और 8 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में से राइट क्या बनेगा, राइट आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो दिया जाए कि जो गलसुआ होता है, गलसुआ ये होता है आपके पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। रेबीज जो होता है वो आपकी होता है लीजा वायरस, यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा।
खसरा होता है तो आपके ये होता है किससे, तो आपके मीजल्स वायरस से होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। चेचक जो होता है वो किससे होता है, वेरियोला मेजर से होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका सभी लोग, ठीक है ना। और आंसर मिलाना है तो आंसर मिला सकते हैं, 4 1 3 2 इसका आंसर हो जाएगा, 4 1 3 2 इसका आंसर बन जाएगा कौन सा, सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोगों में से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 9 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है हैजा, जो कि दिया गया है विब्रियो कैलेरी, सही दिया गया है ना। यहाँ पर काली खांसी आपका बैसिलस पर्टूसिस, ये भी सही दिया गया है, ठीक है ना। मियादी बुखार जो आपका दिया गया है तो आपका सल्मोनेला टाइफी, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर दिया है कुष्ठ रोग, दोस्तों कुष्ठ रोग जो आपका है, कुष्ठ रोग ये इसे बोलते हैं हैंसेन रोग बोलते हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग को बोलते हैं हैंसेन रोग बोलते हैं, जो कि आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। किसे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस नहीं होता है, यहाँ पर होता है लेप्री। क्या होता है, लेप्री होना चाहिए, इसमें आगे लगा होना चाहिए लेप्री, ठीक है ना, तभी आपका जवाब हो जाता है लेप्री में, ठीक है ना। इस कारण से डी वाला आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोगों में से सही सुमेलित नहीं है। प्रोटोजोआ जनित रोगों में से सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मलेरिया, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, पहला सही दिया गया है। पायरिया होता है आपके जो आपका एंट अमीबा जीजी वैलिस से, यहाँ पर ये भी सही दिया गया है। अमीबी पेचिस दिया गया है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया निद्रा रोग, क्या दिया गया दोस्तों, निद्रा रोग, या इसे अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। निद्रा रोग को हम लोग अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहते हैं। और ये जो होता है वो किससे होता है, तो ट्राइपैनोसोमा ब्रुसेई, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा ब्रुसेई से होता है, जो कि एक परजीवी संक्रमण होता है। इस कारण से यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए आपका ट्राइपोनेमोसोमा ब्रुसेई, ये होना चाहिए था। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है, सॉरी फलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो फलेरिया नामक रोग होता है किस कारण से दोस्तों, 11 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा बुचेरिया बैंक्राप्टाई, क्या दिया गया है, तो आपका बुचेरिया बैंक्राप्टाई, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण होता है, 12 का ऑप्शन देना है। तो आपका जवाब हो जाएगा विषाणु से होता है, किससे होता है, विषाणु से होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका ऐसे नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर स्केबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। स्केबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, यहाँ पर 13 का ऑप्शन देना है। तो जवाब हो जाएगा आपका सूक्ष्म कीट से होता है, किससे होता है, सूक्ष्म कीट से होता है, इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सुमेलित नहीं है, कौन सी औषधि और आविष्कारक सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है, पहला पॉइंट कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक का खोज यहाँ पर एडवर्ड फ्लेमिंग दिया गया है। यहाँ पर देखो पोलियो का टीका का जोनास साल्क दिया गया है। इन्फ्लुएंजा का टीका दिया है मॉरिस हिलमैन। दोस्तों इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू के टीके का आविष्कार किया था जोनास साल्क ने, किसने, जोनास साल्क ने किया था, यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर भी कह सकते हैं जो पोलियो का टीका था उसी का यहाँ पर आपके इन्फ्लुएंजा का टीका भी किया था, किसने, तो जोनास साल्क ने ही किया था। जोनास साल्क जो ऊपर लिखा है यहाँ पर आपका डी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपीटी किन रोगों की रक्षा के लिए होता है। दोस्तों यहाँ पर डीपीटी आपके 3 रोगों को ये कंट्रोल करता है। एक तो होता है यहाँ पर जो से बोलते हैं काली खांसी, एक को बोलते हैं टिटनेस कहते हैं, और एक को कहते हैं रोहिणी, है ना। यहाँ पर जो आपका है रोहिणी को बोलते हैं डिप्थीरिया, क्या बोलते हैं, रोहिणी को बोलते हैं डिप्थीरिया बोलते हैं दोस्तों, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, है ना, या काली खांसी, और बोलते हैं टिटनेस, है ना, ये 3 रोग होते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, वर्गीकरण विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, किसे, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिए जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिए अब तो जवाब सही दे दीजिए, ये तो कठिन नहीं है भाई। वैसे तो जो आज हमने पढ़ाया है कठिन आपका क्या है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। वैसे आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन से रोग किस कारण से होता है, कौन से जीव के कारण होता है। इसे कठिन नहीं कहेंगे, इसे आपने पढ़ा ही नहीं है। बड़े बड़े अक्षरों की वजह से आपने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ने का प्रयास भी नहीं किया है। वैसे कठिन में आपके नहीं आते हैं, क्योंकि भाई आपने हमेशा चाहे कोई भी रोग होता है उसके बारे में तो आपको पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन वर्ड इतने कठिन आपको दिखते हैं कि इसको छोड़ ही देते हो, कहते हैं जाने दीजिएगा, ठीक है ना, ये कठिन में नहीं है। अब यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। कह रहा है आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। चलिए बताइए,
तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है 4 का आ रहा है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, सब कुछ आ रहे हैं, हर एक प्रकार के जवाब आ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, अगर हम आपसे बोलें कि वंश, है ना, वंश की बात करें, जैसे बाबर आया है ना, तुर्की 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 एक ऐसा आया था, तो वंश तो देखा जाए बहु बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो ये नंबर तो आपका किसी प्रकार से होगा नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कुल हो जाएगा तो कुल में भी नहीं है, संघ तो बहु बड़ा होता ही होता है, यहाँ पर जात सबसे छोटी है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी आपको कठिन नहीं था, बस आपके समझने की जरूरत थी। यहाँ पर जो कुल आपका है वो छोटा है दोस्तों, याद रखिए, सबसे छोटा क्या है, कुल होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछा जाए, अगर हम आपसे पूछे कि क्रम बता दीजिए आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में आपको क्रम बता देते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई क्या छोटा होता है क्या बड़ा होता है। देखो आरोही क्रम में सबसे पहले आता है जगत, क्या आता है, जगत जननी, मतलब जगत हो गया। इसमें आते हैं संघ, ये पढ़ा है आपने और ध्यान नहीं दिया है जीवन में, यहाँ पर संघ हो जाएगा। इसके बाद आता है वर्ग, क्या आता है, वर्ग आता है। वर्ग के बाद आते हैं गुण, क्या आते हैं, गुण आते हैं। फिर आता है कुल आता है, फिर वंश आता है, फिर जाति आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा, जगत, संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश और जाति, इस प्रकार से बनते हैं। चलिए यहाँ पर जगत जो आपका है, जगत वो सर्वोच्च आपका होता है, और जाति जो होती है सबसे निम्न होता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक इनमें से कौन थे। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली यहाँ पर जो दिया था वो दिए थे आपके ह्यूकेटर ने, किसने, व्हीटेकर, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, यहाँ पर 7 को ऑप्शन देना है दोस्तों। 7 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए हमने कठिन वाले, बहुत जो कठिन है उनको छोड़ भी दिया है, हमने बहुत कठिन वाले छोड़ भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, कुछ क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया है, जिसमें से आप घबरा ना जाओ, आपका बीपी इतना हाई ना हो जाए कि आप कहोगे कि अब तो पढ़ाई करना ही बेकार है ना। तो इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया है कि आपका बीपी जो रहे बिल्कुल स्टेबल रहे, बढ़े घटे ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो 7 नंबर दिया गया है, 7 का ऑप्शन जो आपका डी नंबर है, यहाँ पर कवक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवक। कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो आपका कवक दोस्तों यहाँ पर नहीं शामिल होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मोनेरा जो कि एक कोशिकी आपका जीव होता है, जो कि एक कोशिकी में आपके शामिल होते हैं, ठीक है ना, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, क्या, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें से जो आपके कवक में होते हैं, जैसे आपका हो गया क्या, यहाँ पर देखिए जीवाणु, नील, हरिशैवाल, माइकोप्लाजा मोनेरा जगत में आपके शामिल होते हैं, ठीक है। ये जो आपके दिए गए हैं वो मोनेरा जगत में है, कवक इसमें से आपका नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। चलिए अच्छा, इतने लोग जुड़े, ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। इतने लोगों में कितने लोग हैं जो 6 महीने के अभी तक 6 महीने में सामान्य विज्ञान पढ़ा है किताब खोल के। इतने लोगों में कसम है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, 6 महीने के अंदर अंदर किसी ने सामान्य विज्ञान में वो किताब को ओपन करके देखा है कि नहीं देखा है। 6 महीने में ईमानदारी से बताइएगा, 6 महीने के अंदर आपने यहाँ पर सामान्य विज्ञान को आपने ओपन करके देखा है कि नहीं देखा है, बताइए। किताब खोली नहीं, हमने सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं। जब आपने नहीं पढ़ा है तो आप बताइए कठिन होगा कि नहीं होगा। कोई भी चीज़ को जब नहीं पढ़ेंगे तो बताइए कठिन होगा कि नहीं कठिन होगा, होगा कि नहीं होगा। जब आपसे बोला जाता है एक टाइम टेबल बनाइए, जब टाइम टेबल बनाएंगे तो कम से कम एक वीक में एक बार तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जब आप 6 महीना आप किताब के दर्शन नहीं करते हैं, 6 महीने किताब के दर्शन नहीं करेंगे, टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, तो आप ही बताइएगा कठिन लगेगा कि नहीं लगेगा। जीवाणु विषाणु वाले आपको टॉपिक कठिन लगेंगे, क्योंकि इसमें से जो लैंग्वेज होती है वो कठिन होती है। अभी यहीं पर आपका आ जाता क्या, यहाँ पर आ जाता विटामिन, तो वे विटामिन तो आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। अगर यहाँ पर आ जाता प्रजनन, तो आप लोग तुरंत बता देंगे हाँ सर इसका ये होगा, एक्स गुण इसके होते हैं, वाई गुण इसके होते हैं, है ना, इससे ये होता है, इससे होता है, पढ़ लेंगे आराम से। लेकिन ये जो आपका जीव विज्ञान है, जिस विज्ञान में वनस्पति विज्ञान थोड़ा कठिन होता है, इसको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। तभी कहते हैं किताब को खोलकर पढ़ा करें कभी कभी। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखो विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, 8 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो हमने बताया कि जो विषाणु होते हैं ये अति सूक्ष्म अकोशिकीय जंतु होते हैं। क्या, ये विषाणु जो होते हैं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। तो ये आपकी इसमें आपके नहीं आते, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यार आपसे अब तक खोजी गई सबसे छोटी कोशिका इनमें से कौन सी है। अब तक खोजी गई सबसे छोटी यहाँ पर जीवाणु कोशिका इनमें से पूछा गया है। चलिए यहाँ पर 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, 10 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर माइकोप्लाज्मा, है ना, अभी बताया था माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कवकों के विषय में असत्य कथन बताना है। कवक के विषय में असत्य कथन बताना है, कह रहा है कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पहला पॉइंट तो आपका सही दिया गया है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, ये सही होता है। कह रहा है कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो भाई ये बताइएगा कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन फिर कैसे होता है ना, कि जहाँ जीवित और मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं को तो खा के बनाते हैं ना, तो भैया स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ना, तो इस कारण से इसी वाला आपका गलत दिया गया है। ईस्ट और मशरूम ये कवक के उदाहरण होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कवकों का प्रयोग किया जाता है
कवकों का प्रयोग जो होता है किसके लिए होता है? दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आपने कवक खाया है? कभी नहीं खाया है क्या? आपने कवक खाया है? तो कहेंगे सर हमने कभी नहीं खाया है। तो भैया आप कहेंगे ब्रेड तो आपने खाया ही होगा। खाद्य पदार्थ जो भी होती है उसमें कवक मिलता है। एल्कोहल जो पीते हैं उसमें भी होता है। तो दोस्तों सभी ने यहाँ पर खाया है। कोई ऐसा है नहीं जिसने ब्रेड ना खाया हो, कोई ऐसा है नहीं। हाँ हो सकता है कुछ लोग एल्कोहल ना पिया हो, लेकिन खाद्य पदार्थ जितने होते हैं उनमें कवक ही डाला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इनमें से डी नंबर सभी का जवाब हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सहवाल के विषय में सत्य कथन की पहचान करिएगा। सहवाल क्या होते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए सहवाल क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देना है। चलिए दोस्तों 14 नंबर में सहवाल के बारे में दिया गया। तो पहला पॉइंट है कि सहवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। प्राय ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन सहवालों द्वारा ही किया जाता है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है। भाई लाल सागर है तो क्यों है? कुछ लोग कह रहे हैं सर हमने नहीं खाया है, ना ही हमने ब्रेड खाया है, ना ही कुछ खाया है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ यहाँ पर बोल रहे हो भगवान के आगे, झूठ थोड़ा बोलोगे जाके। अब हमसे झूठ बोल रहे हो कि हमने सर ब्रेड नहीं खाया है अब और एल्कोहल नहीं पिया है। अरे एल्कोहल नहीं पिया तो ब्रेड खाए होंगे, और ब्रेड नहीं खाए तो खाद्य सामग्री तो खाए होंगे, है कि नहीं। हमसे झूठ बोल लेंगे, ऊपर वाले से झूठ थोड़ा बोलोगे, वहाँ तो आपको खाना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर दिया है लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया। दोस्तों 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसमें विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति होती है, तो शैवाल की वजह से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि पादप जगत के वर्ग इनमें से कौन है। पादप जगत के वर्ग कौन है? पादप मतलब होते हैं पेड़ पौधे दोस्तों, ठीक है ना। पादप मतलब होते हैं पेड़ पौधे को बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है थाइलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर थाइलोफाइटा के अंतर्गत कौन नहीं होता है? देखिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका होते हैं शैवाल हुए होते हैं, कवक होते हैं, लाइकेन होते हैं, लेकिन स्फेगनम जो आपका है ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल इनमें से कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल पूछा गया है, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा नास्टाक और आपका एनाबीना। क्या है? अभी देखो हमने एक पढ़ाया था, एक शब्द मिला था ना अभी, कि धान के खेत में कह सकते हैं बढ़ाने के लिए, उर्वरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पर मिला था ना एनाबीना, याद आया अभी? एनाबीना हमने बताया था ना, धान के खेत में प्रयोग किया जाता है उर्वरता लाने के लिए, एनाबीना। तो यहाँ पर देखो नास्टाक और आपका एनाबीना आपके होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि टेरिडोफाइट्स पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन आपको बताना है। आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम हम तो आपको पढ़ा ही देते हैं। क्यों भाई? आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम हम तो आपको पढ़ा ही देते हैं, तो आप कम से कम पढ़ लिया करें। कह रहे टेरिडोफाइट्स पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन पूछा गया 20 नंबर में। तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में सभी, अर्थात ये बीज रहित पादप होते हैं। इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित रहता है। इन सभी को बोलते हैं टेरिडोफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब पौधों के बारे में तो आप लोग जानते थे, लेकिन आपने नाम नहीं पढ़ा है कि टेरिडोफाइट होता क्या है। जब नाम नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसके ऑप्शन देखकर ऐसा लग रहा है ये तो हमारे प्रकृति के आसपास घूमते हैं, पेड़ पौधे की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संघ पेरीफोरा, क्या दिया है? संघ पोरीफेरा के जीव की विशेषता इनमें से यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर संघ पोरीफेरा के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर 21 नंबर में। तो ये कह रहा है ये एक कोशिकीय होते हैं। देखो एक कोशिकीय नहीं होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या? ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इनमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं, सही है। और इसके बाद यह है इनके शरीर पर कांटेनिवस संरचना होती है। इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ये सब कुछ सही था, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूत्र कृत्रिम क्रमी, कह रहा है आपसे सूत्र क्रमी किस संघ से संबंधित है। यहाँ पर 22 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर जवाब जो है आपका क्या दिया गया है? एस्केलमिथीज। याद रखिएगा सूत्रक्रमी किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा एस्केलमिथीज, या सूत्रक्रम को हम लोग गोलक्रम भी कहा जाता है, ठीक है ना, या नेमोटोडोस संघ भी कहा जाता है। तो इनका शरीर पहले पतले धागे के समान बेलनाकार होता है, जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है, और ये कृत्रिम जल स्थल दोनों भागों पर पाए जाते हैं, अर्थात ये परजीवी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया केचुआ, तो ये क्या होता है? ऐसे होता है, दोनों तरफ मुंह जैसे होता है कि नहीं होता है। जैसे आपका होता है जोंक, बोलते हैं जोंक होते हैं, है ना, लगभग ऐसे होता है कि नहीं होता है, दोनों तरफ मुंह होते हैं, इधर को भागे चाहे उधर भागे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में जीवों में से उनसे संबंधित संघ को सम्मिलित कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो केचुआ है ना, क्या है? यहाँ पर जो केचुआ है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे एनेलिडा संघ का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। मकड़ी जो होता है, मकड़ी क्या हो जाएगा? तो मकड़ी होता है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। सीप जो होता है, सीप तो सीप के अंतर्गत आता है यहाँ पर मोलस्का, ठीक है, मोलस्का आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। मेढक जो होता है वो किस में आता है? तो ये आता है आपका कार्डेटा संघ में, किसमें? कार्डेटा संघ में, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे अनियमित तापी वस्तुओं जंतुओं, है ना, यहाँ पर दिया गया है अनियमित तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर 26 नंबर में आपका 26 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, 26 नंबर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, अर्थात मत्स्य दिया गया है, यहाँ पर आपका उभयचर दिया गया है और आपका सरीसृप दिया गया है। तो ऐसे जंतु, क्या ऐसे जंतु जो वातावरण में ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं, अन्य तापमापी जंतु कहलाते हैं। इनके अंतर्गत मत्स्य भी होता है, उभयचर होता है, सरीसृप होता है। आप देखते होंगे कभी कभी होता है ना, कभी कभी मेढक आपको दिखाई नहीं देते हैं, है ना, कभी कभी कोई मछली होती है जैसे सूखता है तालाब वो गायब हो जाती हैं। क्यों भाई, ऐसा होता है ना, जब आपके गांव का तालाब सूखता है तो मछलियां गायब हो जाती हैं, लेकिन जैसे बारिश होती है तो मछलियां आ जाती हैं, है ना। ये टेम्परेचर के अनुसार ही क्या होती हैं, नीचे भी चली जाती हैं, इसके बाद बाहर भी आ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया मछली का वातशय किस रूप में कार्य करता है, मछली का वातशय किस रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देना है सी नंबर हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न होते हैं, क्यों। बताइए कि पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न होते हैं, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर देखिए 28 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा भैया, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर देखो तो डायाफ्राम के कारण क्या होता है, डायाफ्राम की वजह से होता है। यहाँ पर जो मध्य पट अर्थात डायाफ्राम के कारण होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि पक्षी और चमगादड़ दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। समझ रहे ना, पक्षी और चमगादड़ दोनों में शारीरिक संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। चमगादड़ों में मनुष्य की तरह मध्य पट पाए जाते हैं, ठीक है ना, और पक्षियों में इसके स्थान पर वायुकोष होते हैं, है ना, क्या होते हैं, वायुकोष होते हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि पक्षी होते हैं अंडे को जन्म देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए 29 का ऑप्शन जो बनेगा है, यहाँ पर जो आपका बी नंबर है पैंथेरा टाइग्रिस, क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि इतना कठिन अगर पीईटी में आएगा तो होगा क्या। अरे यार, सामान्य विज्ञान से आपको 5 नंबर का आना है। सामान्य विज्ञान में कम से कम 10 टॉपिक आपके हर एक उसमें मिलेंगे, 10 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। भूगोल उसमें आपके कह सकते हैं, फिजिक्स में 10 पढ़ेंगे, आपकी केमिस्ट्री में 10 पढ़ेंगे, बायोलॉजी में वो 15 पढ़ना पड़ेगा। अब इन सभी टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, कोई किसी टॉपिक से आएगा, किसी टॉपिक से नहीं आएगा। हो सकता है जो आज हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से ना आए, और हो सकता है यहीं से 2 क्वेश्चन आ जाएँ। तो भैया यहाँ पर ये थोड़ा होता है कि इतना कठिन आ गया तो क्या करेंगे, और हो सकता है कि ये चीज़ें ना आए, आपको इसका आ जाए विटामिन बी का नाम बताइए, विटामिन सी का नाम बताइए, विटामिन ओ का नाम बताइए, यही तो आ सकता है ना। लेकिन पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, कोई शॉर्टकट जिंदगी नहीं कटेगी। अब जीवन में शॉर्टकट जिंदगी नहीं कटना है भाई, जॉब लेना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट का जमाना चला गया है, ठीक है ना। आपको 90-95 नंबर लाना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि 60-65 में जीवन व्यतीत हो जाएगा। चलिए, शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुत काल को कहते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर 30 का जो ऑप्शन है उसे कहते हैं आपके हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, है ना, उनकी जो दर होती है, उनका तापमान कम हो जाता है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है ना, और ये लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है हाइबरनेशन। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर 31 नंबर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, कालेरपा टैक्सीफोलिया क्या है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव आपका जो है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका कालेरपा टैक्सीफोलिया। अब यहाँ पर एक कोशिकीय जीव पूछा, वही बड़ा दिया है, क्या दिया, बड़ा दिया है। और कुछ लोग यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं, अमीबा बता देते हैं, सबसे छोटा बता देंगे। अरे क्वेश्चन तो पढ़िए महाराज, यहाँ पर दिया है सबसे बड़ा दिया है, सबसे छोटा नहीं दिया है। सबसे बड़ा सबसे छोटा होता तो हम दूसरे की ओर जाते भाई, तब अमीबा की ओर दौड़ते हैं। यहाँ पर तो सबसे बड़ा दिया है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है। बताइएगा कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता पाई जाती है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए नंबर, जल युक्त पैर होते हैं। क्या, जल युक्त पैर होते हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है। कौन सा सर्प विष रहित है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा 33 नंबर में। दोस्तों 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अजगर हो जाएगा। क्या, अजगर, इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, अजगर हो जाएगा। अगला दिया गया है, वह अकेशोरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है। वह अकेशोरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, 34 का ऑप्शन देना है।
यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो काकरोच दोस्तों याद रखिए, जो आपका काकरोच अर्थात जो तिलचट्टा होता है, ठीक है, काकरोच अथवा तिलचट्टा जो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, और इस संघ के प्राय जो जंतु होते हैं एक लिंगी होते हैं। क्या? एक लिंगी होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, काकरोच हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कॉड निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? कॉड, ये कॉड जो आपकी है किसकी प्रजाति है? मछली। ऐसे याद रखिएगा कि कॉड का तेल होता है ना, कॉड का तेल बोलते हैं, मछली के तेल को कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सूची फर्श को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन होता है? सबसे बड़ा स्थलीय जीव होता है हाथी। क्या होता है? हाथी होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे नीली व्हेल होती है ना, नीली व्हेल होती है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? तो आप कहेंगे शुतुरमुर्ग होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो आप कहेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। कितना आसान है, पूरा टेस्ट पेपर बिल्कुल हलवा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग मिलान कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर बता दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। इन्हें आर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आर्निथोलॉजी होता है। आर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है ना, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मैलाकोलॉजी में क्या होता है? मोलस्का संघ के जीव का अध्ययन होता है। हर्पिटोलॉजी में क्या होता है? उभयचर व सरीसृप का अध्ययन होता है। लिम्नोलॉजी में क्या होता है? तालाब या पोखरों या झीलों आदि के जीवों का अध्ययन होता है। आगे बढ़िए, जो कि अब आपका सरल आ गया है। चलिए, जो आप चाहते हैं वही आपके सामने अब आ गया है। अब आप लोग देख लिए कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। कह रहा है सबसे छोटा जीवाणु पूछा गया है, तो सबसे छोटा जीवाणु होता है आपका डायलिस्टर न्यूमोसिंटर्स। सबसे बड़ा जीवाणु होता है थारियो मार्गरीट नामीबियंस। अगला है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो आपका हमिंग बर्ड हो जाएगा। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। सबसे छोटा सर्प कौन सा है? तो आपका बारबेडोस थ्रेड स्कैन, ठीक है, सबसे बड़ा सर्प होता है अजगर होता है। अगला सबसे छोटा पुष्प कौन होता है? तो वुल्फिया हो जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रफलेसिया हो जाएगा। सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? श्रूज हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी पूछे तो आपका न्यूली होल हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी स्थल में तो अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। सबसे छोटा विषाणु पूछे तो आपको बोलना है पोर्सिन सर्को वायरस। सबसे बड़ा विषाणु पूछे तो आपके पेंडोरा वायरस होता है। सबसे छोटा कशेरुकी जीव का होता है तो आप कहेंगे पैड्रोफ्राइन अमोएंसिक, अर्थात जो एक मेढक होता है। सबसे बड़ा कोशिकीय जीव कौन होता है? नीली व्हेल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो आपकी वुल्फिया, अर्थात सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटा आवृतबीजी होता है वुल्फिया का। सबसे बड़ा आवृतबीजी होता है यूकेलिप्टिस का होता है। सबसे लंबा अनावृत बीज, अर्थात जो बीज होते हैं ना उनके बारे में है, तो सबसे लंबा अनावृत बीज ये सिको होता है, सिको का होता है। सबसे छोटी मानव कोशिका होती है शुक्राणु। सबसे बड़ी मानव कोशिका होती है अंडाणु, जो कि स्त्री में होती है। सबसे लंबी मानव कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। तो चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों याद रखिए 206 कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन अगर यही बात किया जाए कि अगर सहसवा अवस्था में, तो सहसवा अवस्था में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपीज होती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी? आपकी फीमर होती है ना। स्टेपीज आपके कान में पाई जाती है और फीमर आपकी जांघ में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि यह बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। अंतः कंकाल अच्छी कंकाल उपांगी कंकाल में विभाजित होता है, ये भी सही दिया गया है। अच्छी कंकाल को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों तथा उरोष्ठी में विभाजित किया था, ये भी सही दिया गया है। फिर दिया गया उपांगी कंकाल में नाखून, बाल और रोम शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर जो आपका दिया गया है ना, ये क्वेश्चन आपका असत्य दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, उपांगी कंकाल में हाथों और पैरों की अस्थियां, मेखलाएं, है ना, ये शामिल होती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपके नाखून, बाल और रोम होते हैं ना, ये बाह्य कंकाल में आते हैं। किसमें? बाह्य कंकाल में आते हैं। इस कारण से ऑप्शन डी नंबर आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिएगा। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो पहला पॉइंट दिया गया है, स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ये बताइएगा कि अस्थियों को जोड़ने के लिए क्या स्नायु की आवश्यकता होती है? क्या नहीं होती है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि मांसपेशियों को जब जोड़ा जाता है तो उसमें एक सरल संयोजी योजक होता है ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा कि कंडरा जो होता है मांसपेशियों को जोड़ता है। कौन? कंडरा जो होता है ये मांसपेशियों को जोड़ता है, जिसे बोलते हैं टेंडम। क्या बोलते हैं? टेंडम बोलते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है?
बताइएगा कि कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देना है। और 5 का ऑप्शन आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसका जो आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। लगभग देखा जाए 65% हिस्सा आपका होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करेगा। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में होती है आपकी 29 होती है। तो देखिए यहाँ पर 29 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 29 हो गया ना। चलिए यहाँ पर 3 कर दें। मेरुदंड में होती हैं आपकी 33 होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। पसलियों की अगर बात करें तो 24 होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उरोष्ठ में जो होती हैं वो आपकी 1 होती है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा का सीधा आंसर मिलाइएगा। यहाँ पर 3 4 2 1 मिला लीजिएगा। 3 4 2 1 देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका, सी नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान करिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देना है और कह रहा है अस्थियों के विषय में असत्य कथन की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देना है। तो चलिए कह रहे हैं अस्थि संधियां अस्थियों के जुड़ने वाले स्थानों पर स्थित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पूर्ण, अपूर्ण और आपकी अचल होती हैं, ठीक है ना। अगला है मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये संधि होती है घुटनों वाले में, उसे बोलते हैं बाल एवं सॉकेट। क्या बोलते हैं? बाल एवं सॉकेट बोलते हैं, है ना। तो ये आपका देखो गलत दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर गर्दनों मनुष्य की गर्दन में धुरी और खूंटी संधि पाई जाती है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फॉल्स क्या दिया है, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती हैं? बताइएगा फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती हैं। 9 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों याद रखिएगा, वच्छी पिंजर में पाई जाती हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे पहला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट उरोष्ठ दिया गया है। उरोष्ठ मतलब होता है ब्रेस्ट, है ना। तो यहाँ पर ब्रेस्ट जो दिया गया है, ब्रेस्ट मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो हड्डी होती है वो कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर हो जाए आपका स्टर्न, यहाँ पर आपका बनेगा 4 वाला हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। जत्रुक जो आपका दिया गया है, कोलर बोन जो दिया गया है, ये किससे संबंधित होती है? तो आपकी होती है क्लेविक होती है, यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। जान फलक जो होता है, जान फलक होता है, यह पैटेला होती है, पैटेला, यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और स्कंद फलक जो होता है वह होता है स्कैपुला होता है, स्कैपुला, तो इसका 3 हो जाएगा। इस बात से इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि मानव शरीर से संबंधित रोग और उनके लक्षणों का सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 11 दिया गया है, कह रहा है मानव कंकाल से संबंधित रोग और उनके लक्षणों का सही सुमेलन नहीं है 11 नंबर में। चलिए यहाँ पर 11 का जो ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया गठिया, तो कह रहे जोड़ों में सूझा जाना, पहला पॉइंट सही दिया गया है। सूखा रोग होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से बच्चों में कमजोरी आ जाती है, ये भी सही दिया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थियों का कमजोर होकर भंगुर हो जाना, ये भी सही दिया गया है। फिर दिया गया टिटेनी, टिटेनी कह रहा है कि उपास्थि में फटने के कारण चलने में दर्द होता है। तो दोस्तों यहाँ पर टिटेनी नामक रोग जो होता है ये शारीरिक तरल में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अर्थात पोटेशियम की अधिकता से हो जाता है। इसमें मांसपेशियां जो होती हैं, पेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है, तो इस कारण से यहाँ पर डी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? चलिए आपको पता है एग्जाम में आपको लोगों को ऐसा पढ़ना चाहिए, आप लोग पढ़ना चाहते हो इस प्रकार के क्वेश्चन, क्यों भाई? आप लोग पढ़ना चाहते हो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें से बिल्कुल सरल हो, बिल्कुल आपका जानते हो कि अगर छोटा बच्चा भी आपके साथ बैठ जाए एग्जाम में वो आपका टॉपर बन जाएगा, है ना। आप लोगों के अंदर मेंटलिटी यही है कि आप सरल क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो। क्वेश्चन होते सभी सरल हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कठिन तो आपको लगेंगे ना, है ना। देखिए यहाँ पर दिया है मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो आपके 20 दांत होते हैं, 20 दांत ये 2 बार निकलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, यहाँ पर जवाब देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा ये ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसी है? ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। वीडियो को लाइक शेयर कौन करेगा भाई, बताइए? वीडियो को लाइक शेयर कौन करेगा? एग्जाम के समय आ गया है, एग्जाम के समय आप चाहते हैं कि हम क्लासें कम कर दें, तो आप लोगों की अगर मंजूरी हो तो बता दीजिएगा कि हम आपकी क्लासें भी कम कर देंगे, थोड़ा आराम हम भी कर लेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ाई आराम से कर लेंगे। अगर आपके अंदर यही अगर हो सोच हो ना कि कोई बात नहीं, तो फिर आप लोग बताइएगा, हम आपकी क्लासें कम कर देंगे, 2-3 क्लासें कर देंगे, ठीक है। उससे आप लोग किताबें में पढ़ लोगे, किताबों में पढ़ लोगे भाई, किताब में पढ़ने का समय तो मिलेगा, 3 क्लास हम आपको दे देंगे, एक सुबह एक दोपहर शाम, तो आप लोग किताबों से भी पढ़ लोगे, अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए
तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अनाक्षी श्वसन तथा आक्षी श्वसन का अंतर यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 नंबर में, थोड़ा सा ये कठिन है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये कठिन है। कह रहे हैं अनाक्षी श्वसन तथा अनाक्षी श्वसन तथा आक्षी श्वसन का अंतर इनमें से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कह रहा है आक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि आक्षी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनाक्षी मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, और आक्षी मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। देखिए पहला पॉइंट तो सही दिया गया है। अगला दिया गया है कि अनाक्षी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये भी सही है। अगला है कि अनाक्षी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि आक्षी श्वसन ईस्ट और परजीवियों होता है। देखिए सी नंबर गलत दिया गया है, ठीक है ना। अगला दिएगा, अगले क्वेश्चन में आइएगा कि नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 30 से यहाँ पर 60 बार मिनट होती है। 30 से 60 बार प्रति मिनट इसका आंसर राइट हो जाएगा। और एक सामान्य मनुष्य में कितनी होती है, तो सामान्य मनुष्य में होती है लगभग आपके 12 से लेके 16 मिनट यहाँ पर प्रति बार होती है। आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट जल्दी जल्दी फूलता रहता है ना, वो लोग सांसें बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, है ना। जैसे कि क्या हम लोग जब बीमार होते हैं तब सांसें लेते हैं, वो लोग बचपन में ही इतनी सांस लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनके जो सांसें होती है इतनी चलती हैं, लेकिन जो एक स्वस्थ मनुष्य को होता है वो आपके 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, अरे पेट नहीं फूलता है, सांस लेंगे तो थोड़ा पता तो चलेगा। कैसे पता चल पाओगे, नाक से लगाओगे क्या, नाक से पता चल पाएगा कि नाक से सांस जल्दी जल्दी आ रही है। पेट तो पता चलेगा ना कि कैसे पता चलता है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देना है, और 4 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा ATP टू आपका ADP, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ATP से ADP में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे श्वासोच्छ्वास क्या दिया है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, और 5 का ऑप्शन आपका सी नंबर नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो आपके वायुमंडल में है उतना तो नाइट्रोजन आपका रहेगा ही रहेगा ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी है किसे प्रभावित करती है, तो 6 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए रक्त की जो ऑक्सीजन की क्षमता है, मतलब रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता है इसे प्रभावित करता है ना। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है, क्या कहलाता है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आपका जवाब भी हो जाएगा अंतः शोषण कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कोशिकीय शोषण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कोशिकीय शोषण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। देखिए 8 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया निःशोषण, निःशोषण ये प्रक्रिया कोशिकीय शोषण के अंदर शामिल नहीं होती है, जबकि ग्लाइकोसिस, क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन होती है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निःशोषण तथा उच्छ्वास श्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, तो कह रहा है आपसे कि निःशोषण के समय पसलियां ऊपर बाहर की ओर खींच जाती हैं। अभी एक बच्चा कह रहा था कि कैसे पता चलेगा कि जब श्वसन लेते हैं तो पेट कहाँ फूलता है, तो उनका मतलब है कि शायद वो जब सांस लेते होंगे तो उनकी नाक फूलती होगी, नाक ऐसे फूलती होगी। लेकिन नॉर्मली होता है जब श्वसन लेते हैं तो भाई पेट से ही पता चलता है, जो पसलियां होती हैं उसे कहीं ना कहीं पता चल जाता है ना। बच्चों में पेट ज़्यादा आता है, लेकिन मनुष्य में जो सीना होता है वो फूलता है ना, उसे पता चल जाता है कहीं ना कहीं इसे सांस की बीमारी है या सांस ज़्यादा आ रही है। लेकिन वो भाई साहब होंगे, हो सकता है कि वो नाक उनकी फूल रही होगी, पचक रही होगी, फूल रही होगी, पचक रही होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 9 का ऑप्शन होगा, यहाँ पर ये तो आपका पॉइंट सही दिया गया है। पसलियाँ अपनी जगह स्थिर होती हैं, पसलियाँ अपनी जगह क्या होती हैं भाई, स्थिर होती हैं। होती हैं क्या, जब यहाँ पर दिया पसलियाँ ऊपर और ऊपर के नीचे खींच रही हैं तो ये कैसे स्थिर हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो बी नंबर यहाँ पर देखो यहीं से गलत हो गया। पहला सही है तो दूसरा आपको क्यों गलत करेंगे ना, तो यहाँ पर बी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 देना है, और यहाँ पर 1 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कह रहा है आपसे कि ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, कामावसी अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण में रूप में होता है। तो दोस्तों जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बड़े बड़े जटिल अणुओं में होता है ना कि इन सभी चीजों में होता है। तो पहला पॉइंट आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना, पहला पॉइंट गलत दिया है। अदर यहाँ पर जो आपका है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं, जो भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
पाचक एंजाइमों और उनसे संबंधित अंगों का गलत समूह बताना है 2 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर 2 वाले में देखिएगा तो कह रहा है आपसे टाइलिन जो होता है लार ग्रंथियों में होता है, यहाँ पर पेप्सिन होता है आमाशय में होता है, मॉल्टेज होता है बढ़ियांत में होता है, जो दिया गया है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन ये अग्न्याशय में होता है। क्या होता है? अग्न्याशय में होता है दोस्तों, आपके अग्न्याशय बनेगा, अग्न्याशय बनेगा, ठीक है, अग्न्याशय में होगा, तो इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। चलिए कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका जाइमेज। क्या दिया है? जाइमेज होता है, जाइमेज ये आपका होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 देना है। और 4 की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर ट्रिप्सिन होता है, माइलेस होता है, लाइपेज होता है, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं होता है, गैस्ट्रिन नहीं होता है, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहेंगे यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे लीवर कहते हैं, जिसे जिगर कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पित्त रस का संचय किस अंग में होता है, पित्त रस का संचय किस अंग में होता है, यहाँ पर जवाब देना है। देखो 6 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नंबर पित्ताशय में होता है। कहाँ पर संचय होता है? पित्ताशय में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। बनता कहाँ पर है? तो बनता कहाँ पर है? आपकी यकृत में होता है, लेकिन कलेक्ट कहाँ होता है, इकट्ठा होता है आपके पित्ताशय में होता है। जब पित्ताशय में पथरी, पित्ताशय में होता है ना, जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या होती है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप तली वाली चीजें खाएंगी तो आपको दिक्कत होंगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पदार्थ और उनके वर्ग का सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो दिया है पेप्सिन दिया गया है, और पेप्सिन एक एंजाइम होता है दोस्तों। क्या होता है? एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जो पेप्सिन होता है वो एंजाइम होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखो गलत है। कैरोटीन एक विटामिन है, कैरेटिन आपका प्रोटीन है, और आपका टेस्टोस्टेरोन ये आपका हार्मोन्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं। बताइएगा कि लैंगरहैंस किस अंग में उपस्थित होती हैं। यहाँ पर बताइए लैंगरहैंस की द्वीपकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर, अग्न्याशय में होती हैं। कहाँ होती हैं? अग्न्याशय में होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य की जीभ में कहाँ पर उपस्थित होती हैं। मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कोशिकाएं या कलिकाएं मनुष्य के जीभ में कहाँ उपस्थित होती हैं। 9 का जवाब से बनेगा यहाँ पर ये हो जाए आपके अग्रभाग पर होती है, अग्रभाग पर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है उत्सर्जन से संबंधित कथन आपको बताना है, कौन सा कथन असत्य दिया गया है। देखो उत्सर्जन क्या होता है कि यह शरीर में निर्मित हानिकारक विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जैविक क्रिया होती है, सही दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, सही है। मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो 10 दिया गया है, तो याद रखिएगा कि मनुष्य सहित सभी स्तनधारी तथा अधिकांश उभयचर भी यही प्रक्रिया करते हैं कि नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का यूरिया में करते हैं, इसमें मनुष्य नहीं, इसमें हर एक जो जंतु होता है ना, सभी लोग करते हैं, स्तनधारी भी करते हैं, मनुष्य भी कहते हैं, और उभयचर में जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, ये सभी यही प्रक्रिया करते हैं। इस कारण से इसी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं वरक अस्मरी। दोस्तों यहाँ पर दिया वृक अस्मरी, जिसे हम लोग पथरी कहते हैं। बताया था कि अगर आपको कभी पथरी ना मिले तो ये शब्द मिलेगा, वृक अस्मरी मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है, तो आपका जवाब 11 नंबर में क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा होती है लगभग देखा जाए जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर लगभग आपका 1.5 लीटर होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी मनुष्य का जो होता है ना रक्त, वो शुद्धिकरण नहीं कर पाता है, तो कृत्रिम तरीके से रक्त का शुद्धिकरण कराना पड़ता है, तो ये होता है डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस करवाना पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग इनमें से कौन सा है। अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग पूछा गया है, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा, यकृत ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अंग तथा उनसे उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों का गलत समूह बताना है, यहाँ पर गलत समूह में से क्या हो जाएगा। कह रहा है अंग और उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह 15 नंबर में। पहला दिया गया वृक, यूरिया और जल का उत्सर्जन है। फेफड़े आपका है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का उत्सर्जन है, ठीक है ना। यहाँ पर यकृत है, कह रहा है आपका सीबम और अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों जो यकृत होता है ना, ये शरीर के उत्सर्जन तंत्र में आपका महत्वपूर्ण होता है, या जो होता है कोलेस्ट्रॉल हो गया या बिलिरुबिन हो गया, इनके नामक पित्त वर्णों का उत्सर्जन करता है, ना कि यहाँ पर इनको करता है। तो सी नंबर आपका गलत दिया गया है। ये कोलेस्ट्रॉल को करता है, बिलिरुबिन को करता है, बिलीवर्डिन को भी करता है, हाँ, इस कारण से जो आपका सी नंबर है गलत दिया गया है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था।
बताएगा कि किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका विलियम हार्वे। क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे इसको ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन आपको बताना है। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो कह रहा है यह पूर्ण विकसित और खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि मानव परिसंचरण तंत्र क्या खुला होता है क्या भाई? ये तो काकरोच वगैरह में होता है खुला, जैसे तिलचट्टा हो गया, मकड़ी हो गई, झींगा हो गई, है ना, उन्हीं में तो खुला रक्त परिसंचरण होता है। कि भाई मनुष्य में भी होता है, बाहर से खून निकलता है ना, लेकिन तिलचट्टा का ऊपर का कवर हटा लोगे ना तो बस उसका पूरा पूरा रक्त संचरण दिखाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला है, यह रुधिर परिसंचरण तंत्र लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। यह पोषक तत्व ऑक्सीजन और हार्मोन्स का परिवहन करता है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो धड़कने की बात कर दिया है, तो बताइए जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो जवाब कहेंगे 72। कितना होता है भाई? 72। औसतन देखा जाए 72 बार धड़कता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है ना, और जिसका पीएच मान 7.4 लगभग होता है। अगला है, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा? 5 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लाज्मा की मात्रा होती है, क्योंकि इसमें लगभग 55% जो होता है वो प्लाज्मा ही होता है। ठीक है ना, और 45% भाग पर रक्त कणिकाओं का होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर रक्त का जो रंग होता है लाल, आपके हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है कि रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप कहेंगे रक्त उपकरण आपका हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता मतलब एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करते हैं ए बी, वो भी कैसा? प्लस वाला। ए बी वो भी प्लस वाला। डोनर होते हैं ओ रक्त समूह, जो कि वो भी माइनस वाले डोनर होते हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य इनमें से क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा शरीर की प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? जो शरीर की रक्षा अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो श्वेत रुधिर कणिकाओं का होता है। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां जो होती इनमें से कौन होती हैं? हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका धमनियां होती हैं दोस्तों, धमनियां। ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये प्रतिजन अर्थात एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं क्या होते हैं? तो एंटीजन होते हैं प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करते हैं। जो एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण के लिए क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि रक्त समूह ए बी में उपस्थित प्रतिरक्षी जो होते हैं क्या होते हैं? ए बी में उपस्थित जो आपके एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है? तो ए बी में उपस्थित एंटीबॉडी जो होता है वो आपका होता है भाई क्या? चलिए 12 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए बी में उपस्थित एंटीबॉडी पूछा गया है, तो जवाब इनमें से क्या बनेगा? भाई आपको याद होगा कि आपके ए बी में कोई भी प्रतिरक्षी अर्थात कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन होते हैं। इसका जो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि ए बी में कोई भी का एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें होता है एंटीजन, है ना, जो कि ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं। इसीलिए क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है ना, इसीलिए एक्सेप्ट कर लेता है। और रक्त समूह ओ होता है तो उसमें इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? तंत्रिका तंत्र का कार्य है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र का कार्य कौन सा है? हमने बताया था जिन लोगों ने एक क्लास छोड़ दिया समझो बहुत कुछ छोड़ दिया, क्योंकि एक क्लास में लगभग हम लगभग सब कुछ यहाँ पर कवर करने का प्रयास कर देते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर जो आपका 1 का ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, अर्थात ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हो गया, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण, ये सभी होती हैं जो आपके तंत्रिका तंत्र के कार्य होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई इनमें से क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, ये मानव मस्तिष्क के भाग और संबंधित कार्यों का गलत समूह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो प्रामस्तिष्क जो होता है ये ऐच्छिक क्रियाओं और स्मरण क्षमता का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क जो होता है सेरिबेलम, ये मुद्रा संमय और संतुलन ये कार्य करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है श्वसन पाचन, है ना, हृदय गति नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस दिया गया है दृश्य ग्रहण और उनकी विवेचना दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये अग्र मस्तिष्क के डायनाफिलान भाग का एक भाग होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। भाई किसको? ये तापमान को नियंत्रित करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है ये तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, चलिए तो ये गलत दिया था डी नंबर। अगला दिया गया है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग इनमें से कौन सा है?
तो आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र के भाग में देखा जाए तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये सभी होते हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है। मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होता है आपके उपयुक्त सभी, अर्थात भूख प्यास का अनुभव, गंध दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण, इन सभी का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मेरुरज्ज में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं होती हैं। मेरुरज्ज में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए 6 नंबर में। तो आप कहेंगे 31 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि शरीर की परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किन बताइएगा। शरीर की परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण पूछा गया है, तो यहाँ पर मेरुरज्ज होता है। क्या होता है? मेरुरज्ज होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका मतलब इस प्रकार से जो आपका क्लास थी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।